नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। सर धीरेन्द्र पुंडीर नमस्कार। जी का स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल जयपुर डायलॉग्स और धीरेन्द्र जी की चैनल धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो धीरेन्द्र जी, बंगाल तो लगातार हॉट बना हुआ है, लेकिन अब धीरे-धीरे लगता है उत्तर प्रदेश भी हॉट होने लगा है। तो आपने 2 दिन पहले हमारे बेचारे वो कॉकरोच के जो लीडर थे, चीफ कॉकरोच, वो आए, उनको आपने पिटाई करके वापस भिजवा दिया। ये तो ठीक बात नहीं है। लखनऊ तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। दरअसल उनको लगा यूपी में कॉकरोच बहुत होंगे, यूपी में काकरोच नहीं है। यूपी में जब हिट चल रहा है, बाबा का हिट है, तो वो हिट है तो जिस पे गिर रहा वो बड़े-बड़े काकरोच छोड़िए, बड़े-बड़े सांप सिलेंडर निकल लिए जहाँ से। हमारे गाँव में कहा जाता ना पता नहीं कितने सांप सिलेंडर। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसा आदमी जो अपना नाम काकरोच रखता है और साधुओं को तो साफ-सफाई वो भले ही कहीं भी रहते हो, आपने देखा होगा झोपड़ियाँ कितनी साफ होती हैं, जो साधु होते हैं आपने देखा होगा। रियल के जो साधु होते हैं आपने देखा होगा, मैंने खूब देखा है बगीचे-वगीचे सब बढ़िया बना के रखते हैं वो, जाते हैं उसको। हुँ, तो ऐसे में एक कॉकरोच वहाँ पनप कैसे सकता है पहले तो देखिए। दूसरा ये था कि वो एक हवा का फ़ायदा उठा रहा है। इस वक़्त एक हवा हो गई सोशल मीडिया की, आप देखते हैं कि कोई भी वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है कोई आदमी जिस जिस राज्य में इतनी आबादी हो कि एक बुलडोज़र देखने लोग सैकड़ों आ जाते हैं कि कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा? वो उसके पीछे चलने लगते हैं। तो एक कॉकरोच को देखने तो आएँगे। अच्छा आपने किसी को अपने आप को गाली देते हुए देखा है? क्योंकि मेरा मुझे याद है बचपन में जिसको भी हम कॉकरोच कह देते थे तो मान लीजिए कि वो झगड़ा होगा ही होगा। क्योंकि कॉकरोच कोई हुँ। शब्द सम्मान का थोड़ा ही है। आप ये सोच के देखिए कॉलेज का याद कीजिए, कहने लगे वो कॉकरोच सा घूम रहा था, ऐसा बोलते हैं ना, तो नाराज़ हो जाता था आदमी। अब ये कह रहा कि नहीं गर्व से कहो हम कॉकरोच हैं। तो ठीक है, जो लोग कह रहे होंगे यूपी में किसी ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यार हम तो स्टूडेंट हैं, हम कॉकरोच क्यों हैं? आपने देखा होगा ये घेरे के अंदर जब बैठा है जब पुलिस वालों के साथ, तो इसके साथ मुश्किल हुँ। से 2 दर्जन है। मुश्किल से, जब ये घेरे के अंदर है। दरअसल अरे, उस वो पूरी 2 दर्जन भी कह रहे हैं कि वो 15-20 तो उसने संजय सिंह ने भिजवाए थे, वो भी उस सुल्तानपुर से बुलवा के। नहीं वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप पूरी भीड़ का हम लोग एनालिसिस करें, तो उस भीड़ में एसएफआई ने बहुत दिन से एक कॉल दे रखी थी। उनकी कॉल थी। हुँ, दूसरा ये का एक जो वो कौन-सा उसका नाम था मैं आजकल इन कोचिंग वालों को नहीं कोचिंग गुरु या कुछ इस तरह का एक नाम है। वो पता नहीं कोचिंगपुर या कुछ इस तरह था। उसका कुछ उसके खिलाफ एफआईआर हुई या उसका वो बंद किया गया। इस वजह से उसने बहुत सारे बुला रखे थे। क्योंकि बच्चे तो इमोशनल होते हैं, वो जो टीचर होता है उनको लगने लगता है कि भई हम लोग मानते ही आए कि गुरु को भगवान मानो। तो उस चक्कर में बहुत सारे उस भगवान के चक्कर में आ गए। तो वो सारे मिलके इसने सोचा कि वो भीड़ उसकी आई है। तो बहुत सारे कॉकरोच जो कुछ इनके साथ आए थे दर्जन मतलब इनके साथ वहां से नहीं आए थे, जो यहाँ से कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, वो उस भीड़ में चले गए, वो चट गए वहां। उनको आपने देखा होगा किसी ने पकड़ के कि ये कॉकरोच कह रहा है, ये कह रहा है, उनकी मारपीट कर दी। उसके बाद अंततः इसकी होगी और ये आधा घंटे रुका। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपने देखा रात को 2 बजे आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, तो आपकी वो प्रचार टीम डाल रही है कि पहुंच गए हैं, टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, फिर वो जा रहा है। तो जितना ये सोशल मीडिया पे तैयारी कर सकते थे, उतनी कर ली। जितना ये कर सकते थे, तो वो कर ली, वो करते रहो। ग्राउंड पे आप कहीं नहीं क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसे ही देख रहा था, चूँकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पे होके भी बहुत सारी चीज़ें तो देखता नहीं हूँ। लेकिन मैंने देखा ऐसे ही 87 मिलियन एक लड़के का नाचने का दिखा रखा है। हुँ। वो वो लिख रहा काले की बहू मतलब एक गाना जो हमारे यहाँ मैंने इसलिए देखा क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी की आपको पता रागनियां ही होती है हमारे यहाँ। तो उसमें एक रागनी है काले की बहू। तो उसमें हुँ। 87 मिलियन लोगों ने देख रखा है एक लड़का नाच रहा। हुँ। लेकिन जब आप उससे कहोगे उसके बारे में कोई नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। 87 मिलियन इस देश की आधी आबादी से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया सर? 87 मिलियन तो नहीं, हुँ, 8 करोड़ थोड़ा तो 70 8 लाख 8 करोड़ 70 लाख हो गया ना। हाँ।
तो 8,70,00,000 लोगों को उसका 87 मिलियन देखा गया वीडियो है, अगर आप ये सोचिए एक ही वीडियो छोटा सा, तो लेकिन उसके बारे में कितने लोग जानते होंगे? ऐसे हजारों वीडियोस हैं जो मैं बता रहा हूं कि उसको ये भ्रम हो गया, जिसको ये लगे कि वो असलियत में है। मैं बार बार एजाज खान का उदाहरण देता हूं, शायद एजाज खान ही था वो मुंबई वाला, कि 70 लाख उसके सब्सक्राइबर थे, चुनाव लड़ बैठा, 170 वोट नहीं आए, बीवी ने भी नहीं दिया। तो ये जो है, ये इसी तरह से इसको लग रहा है कि अचानक कांकरोच दिखेंगे। इसका एक दोस्त जरूर उसमें फेमस हुआ, मैंने देखा, वो है वो उज्जवल सिंह, जो एलजीबीटी कम्युनिटी का वो लड़का था, वो मतलब जो भी है, वो जो भी अपने आप को माने, मैं सम्मान सहित कह रहा, लेकिन वो जरूर सब स्टूडियो में जा जाके जो है आराम से इंटरव्यू देखा होगा आपने, जिसको वो मीठा बोल दिया था, कह रहा था कि यहाँ तुम्हारी कमीज पे ये क्या बना हुआ है, जिस पर 2 लिपसिंग के शॉट थे। तो वो जरूर आजकल बहुत सारे इंटरव्यू में दे रहा है, बहुत सारे चैनलों में, मुझे लगता है वो भी कोई पार्टी बना लेगा, तो कोई भी पार्टी बन सकती है। इसलिए यूपी में दरअसल इस तरह की ये जो दिल्ली में चल जाता है सर, दिल्ली में लोग दिखाई देते हैं, यूपी में इस तरह से एक बात कुछ भी कहिए, यूपी के लोगों को वो कभी अपने बारे में बोस्ट नहीं करते, आपने भी नहीं किया, है ना? तो इसीलिए जो है, आप भी कभी नहीं बताते कि आप कितने तेज तर्रार आईएएस रहे, आप भी नहीं बताते आपने कैसे किस-किस की छुट्टी कर दी। तो ऐसे यूपी के बताते ही नहीं है। तो वो जो है, इसीलिए उनको ऐसे काकरोचों का वो इलाज ऐसे ही करते हैं, ये बेचारा यही सोच के आया था कि मैं आऊँगा, उन्होंने उसका इलाज ऐसा कर दिया कि वो जाऊँगा भाग गया। आधे घंटे में कोई जाता है? ये सोचिए कि उसको मैंने फ्लाइट, आधे घंटे के अलावा मैंने तो आज एक वीडियो भी चलाया है, जिसमें हाँ, वो बाकायदा पिटाई उसका वाला जो धौल आप, धप्पा हो रहा है। हाँ, उसका धौल मैंने धप्पा हो देखा। रहा है भाई। हाँ, उसमें मैं उसको बहुत पहचान नहीं पा रहा था कि उसको किस तरह, हालाँकि लोग स्क्रीन करके दिखा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो आधे घंटे में निकल के वहाँ से इसीलिए भागा था, क्योंकि उसको ये पता नहीं था, इनमें से बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा ये नेट प्रैक्टिस हुई, अभी मैच शुरू होगा। तो उसने कहा कि यार ये पता नहीं कौन-सा राज्य है, पुलिस वाले भी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस वाले माइक लेके ठीक 4:15 पहुँच गए, कहने लगे जनाब अब सब आप निकल जाइए, जेंटलमैन उसको बोल रहा है वो पुलिस वाला, मैं समझ गया ये डीसीपी बोल रहा था वो। बाकायदा माइक लेके कह जेंटलमैन टाइम ओवर। तो इसीलिए वहां कोई मतलब नहीं था, और उन्होंने, मुझे लगता है एक अच्छी पॉलिसी, आपने देखा होगा उसका एक इंटरव्यू आ रहा था बीबीसी पे, मैं देख रहा था उस लड़के को, उसको जो ये जितने भी एंटी, जो मतलब नेशनल में, ये नहीं कह रहा किसी पार्टी, क्योंकि अपने को बीजेपी पार्टी या किसी का वो तो है नहीं, लेकिन जो एंटी नेशनल आइडिया जो रखते हैं, वो सब लोग इसको हीरो बनाने के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसने कहा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया उसने, तो ये खुद ही कह रहा कि मैं तो, मुझे तो लेस एक्सपेक्टेड था कि मुझे अनुमति मिलेगी, मुझे तो उतरते ही गिरफ्तार कर लेगी। उसको लग रहा था, ये याद है एक वो फिलीपींस का या कहाँ का जो प्रेसिडेंट था, वो उतारा उसको एयरपोर्ट से, फिर बैठा प्लेन में, फिर गोली मार दी। ये सोच रहा था इसी तरह का माहौल है। अरे यहाँ पता नहीं कितने कॉकरोच हर घर में भरे हुए हैं यार, उनको हिट से, ब्लैक हिट, फला हिट, सबसे मार मुर के खत्म कर देते हैं घर वाले। ये सब एक फ्रस्ट्रेटेड आईडीए की पॉलिसी थी, जिसको यूपी में कोई जरूरत नहीं। आपने देखा होगा यहाँ योगेंद्र टाइप यादव भी कोई नहीं बचा हुआ, यहाँ सलीम यादव भाग गए, वो यूपी में पिच तैयार करके गए, पिच पे बाबा खेल लिए, पिच कह रहे थे वो इनको देंगे हम तैयार करके। अब आज तो सलीम यादव कह रहे थे कि साहब कि अब तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, सब डेमोक्रेसी खत्म और इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ भी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो दरअसल राहुल वो गांधी सारी का जो ऑडियो मैसेज आपने सुना होगा, वो जो उसने अपनी पार्टियों के बीच में दिया, उसमें उसने कहा कि ममता जी को 90% फला को इतने परसेंट, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम जीते हुए थे। तो हमने कहा भाई, मुझे याद है हम्म, बचपन में एक लोगों को जोक सुनाया जाता था कि एक बार जो है नेहरू जी पागल खाना देखने गए शादरा, तो शादरा देखने गए, शाम हो गया था, याद है आपको, तो वो जब जाने लग रहे थे, तो वो एक जगह से रास्ता भटक के, मतलब अंदर बहुत बड़ा था तो प्रोटोकॉल में रास्ता भटक गए, तो शाम को गेट बंद होने हैं, तो वो एकदम, वो आता है चपरासी, कहता है कि जल्दी चलो तुम्हारी कौन सी सेल है, तो वो कहता है कि मैं नेहरू हूँ। उसने कहा हाँ, जल्दी चल, अंदर पूरा मंत्रिमंडल बैठा तेरा इंतजार कर रहा। इसलिए यहाँ कोई भी कुछ भी मान सकता है सर। जो जो जिसको मानना है, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए योगेंद्र यादव, आप ये सोचिए, मैं तो अपने, मैं अपने पे हैरत करता हूँ, चलो बाकी का छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अपने पे हैरत करता हूँ कि हम लोग रात को जाग जाग के, जब याद कीजिए जब सर ये प्रणय राय के साथ बैठता था, या वो टीवी पे नहीं आता था, दूरदर्शन पे जब ये बताता था,
तो हम सोचते थे इस आदमी को कितनी नॉलेज है। जब हम आए कि इसको तो पंचायत का चुनाव जीतने की भी नॉलेज नहीं। अबे मत लड़ना भाई, सब जगह से हार के आएगा। और उसके बाद कह रहा, फिर कहता है कि अब हमको ये बदल देने चाहिए। अच्छा, जो उसका स्टाइल था वो भी पिट गया। वो धीरे-धीरे बोलना, दरअसल मेरा एक दोस्त था, बिहार से था सर, वो एक एडिटर है, अब तो रेजिडेंट एडिटर है एक अखबार में, हम लोग साथ ही थे। तो उसने कहा कि धीरेन्द्र भाई आपको वो आता नहीं, क्योंकि मैं तो जो भी आता है मुँह पे बोल देता था खुला, वेस्टर्न यूपी के जैसा आदमी होता है, मुँह से जो एकदम सीधा बोल देता है, पसंद है भाई तू ठीक नहीं है आदमी, ऐसे बोल। तो वो कह रहा कि ऐसे नहीं होता, बैठने के कुछ तौर तरीके होते हैं। हमने कहा क्या? अच्छा, वो हर जगह उसको बहुत विद्वान कहते थे, हमको उजड़ कहते रहते थे। हमने सोचा, मैंने कहा यार तुझे तो मैंने उससे पूछा तूने वो किससे किया? तो उसने कहा कि साहब मैं बीएससी हूँ। एक दिन कुछ एसटीओ का वर्ड आया, एच2ओ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो हँसने लगा। मैंने कहा एच2ओ, तो उसने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा यार तूने तो उस दिन मुझे बताया था कि तू बीएससी करके आया था। तो उसने कहा हाँ, मैंने पटना कॉलेज से की है ना। अब वो कह रहा है कि मैंने पटना कॉलेज से की है ना, मतलब मैं उस कॉलेज की वो नहीं कह रहा, लेकिन उसकी बता रहा। तो मैंने कहा यार तू तो, उसने तब उसने मुझे समझाया कि जो सलीम, जो योगेंद्र यादव जो करता है, उसने मुझे बताया। उसने कहा कि देखो आप जानते नहीं हो, यहाँ इस सोसाइटी में एक काम करना होता है। मैंने कहा, कहने लगा कि आप बैठे रहिए उनके बीच में और 5 मिनट तक बिल्कुल एकदम खामोश उनको देखते रहिए जो बोल रहा है, और बीच-बीच में बस मुस्कुरा दीजिए। चाहे आपको बात समझ में नहीं आ रही, उसी से आपको वो विद्वान मान लेगा। जिस तरह से योगेंद्र यादव, मतलब मैं आपको ये देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो सलीम यादव को इसने बिल्कुल सही पहचाना। तो ये जो अरे धीरे, आज आज तो राजदीप सरदेसाई तक ने हाँ, टीएमसी का साथ छोड़ दिया। टीएमसी को नहीं, वो दरअसल उसमें एक खेल है। उसमें एक खेल लग रहा मुझे कि राजदीप सरदेसाई बेचारा बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि उसको कांग्रेस में ले लें। सागरिका के हुँ, लिए बैटिंग और कांग्रेस में जाने की कर रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी तो लेगी नहीं। बीजेपी इनको उस ग्रुप में भी शामिल नहीं करेगी जो टूट के आ रहे। तो ये कहेगी कि इसको हुँ, दूर ही रख। तो ये जो है कांग्रेस में, और कांग्रेस के साथ मुझे लगता है कि कोई पैचअप अभी हो नहीं रहा है। मर्जर तो हुँ, करते हुए नहीं दिख रहे। तो ऐसे में सागरिका डोल ड्रम हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ सबूत तो दो। भाई सबूत तो हुँ, देने पड़ेंगे, तुम वफादार रहोगे हमारे, क्योंकि तुम्हारे हुँ, चश्मे का नंबर पे तो टीएमसी लिखा हुआ आ रहा। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास है एक बबुआ। तो उसने शुरू कर दिया बोलना कि देयर नो पॉलिसी नो। अच्छा, अगर आप 15 दिन पहले आपको वो पॉलिसी दिख रही थी, 16 दिन पहले आपको वो मास लीडर दिख रही थी, 1 महीने पहले हुँ। स्ट्रीट फाइटर दिख रही थी, अचानक रात को क्या तेरे ऊपर कोई ज्ञान की वर्षा हो गई रात में, जैसे शरद पूर्णिमा में खीर बाहर रखी हुई खा ली हो तूने, अभी तो आई भी नहीं। एक क्योंकि और मज़े की बात और है कि वो मैंने सुना है राजदीप भी जो है ना वो डबल माइंड में है कि भई ऐसा है कि ममता दीदी इत्यादि थीं तब तो कम से कम गारंटी थी कि अगर राज्यसभा का टिकट मिलेगा तो जीत जाएँगे। हाँ, कांग्रेस का तो भरोसा ही नहीं है कि अगर टिकट मिलेगा भी तो जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। अंदर से कांग्रेस वाले ही हरा देंगे। कितने सारे किस्से हो चुके हैं। आपके नहीं वो तो अजय लेटेस्ट है। माकन से लेके नहीं, अभिषेक नहीं, सिंघवी से लेके मीनाक्षी, लेटेस्ट मीनाक्षी मीनाक्षी नटराजन का। सबसे बढ़िया। मैंने कल बल्कि कहा था, परसों परसों या तरसों जिस दिन हुआ था, मैंने हँसते हुए कहा था कि देखिए, हम लोगों ने एक कहावत सुनी थी कि सांप का काटा पानी नहीं माँगता। लेकिन मैंने सुना है कि दिग्विजय सिंह का छेड़ा हुआ तो ऑक्सीजन भी नहीं माँगता। मतलब मैंने कहा जब उसने तय कर लिया कहन गया। एक एक ऐड आता था, याद होगा संजय सर आपको, कि वो कहता था ना, बच्चा पीछे बैठा रहता था, वो ड्राइवर पूछता है लगी लगी, पीछे गाड़ी पीछे कर रहा है, तो कहता नहीं थोड़ा हुँ। और जब वो गाड़ी टकरा जाती है कहता हाँ अब लग गई। तो दिग्विजय सिंह जब लग जाती है तब बोलता है कि हो गया ना काम, अब नहीं बचेगा। क्योंकि अभी तो मैं दिग्विजय तो देख रहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें फंक्शन एक्सप्लेनेशन बढ़ रहा है। देने के लिए, उसमें लड़ाई हो गई आपस में। और लड़ाई क्या हरीश हो गई सिंह, वो तो जानबूझ के हरीश चौधरी को छेड़ रहा था ऐसा लग रहा था। नहीं, हरीश चौधरी ने उसको बोला। आप देखिए, उसने तो अपने एक आदमी से कहा कि इसको बोलने के लिए दीजिए, उसका नाम घिसोदिया है कुछ इस तरह करके, उसने जीतू हुँ, पटवारी से कहा कि इसको बोलिए। तो गुस्सा था हरीश चौधरी को, अरे भाई जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, हरीश चौधरी तो इंचार्ज है, और वो हुँ, उसको मालूम है कि किसी ने किया है। हुँ, तो वो कहता है कि ठीक है हम संभाल लेंगे। तो वो फिर बोलता है, फिर कहता है कि नहीं मैं संभाल लूंगा। अरे भैया, हरीश चौधरी कम है, आप तो अच्छे से जानते हैं उसको। हुँ। उसको मालूम है हरीश इस चौधरी बैठे हुए। जब हरीश चौधरी बहुत जूनियर है इनसे। नहीं जूनियर नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि वापस पलट के जवाब देने में या उसमें।
कम नहीं है ना वो तो मुझे मालूम है कि जूनियर है। दिग्विजय सिंह सभी जूनियर है वहां, लेकिन इसीलिए उसके पैर भी छूते हैं। वो समझ गए, देखिए सबको मालूम था ये अपने बेटे के लिए टिकट चाहता था या इसको। दरअसल जैसे गांव में बुआ हो जाती है कि बुआ खाओगी खाना, बार बार पूछना पड़ता हम्म, है, तो वो बुआ भूखी है लेकिन वो कहती है सामने वाला पूछे, अपने आप नहीं लूंगी उठ के। इस बार हम्म, राहुल गांधी ने थाली नहीं दी, तो इसने कहा ठीक है तुम्हारे जो सबसे करीबी मैं उसी को निपटा देता हूं, तू क्या है, मैं तेरे गुरु को निपटा देता हूं। कैंडिडेट ही निपटा दिया, जाओ। अच्छा इस तरह से निपटा। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं बहुत सारे हम्म, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब मैं लोगों को फैक्ट के साथ बता रहा हूं। क्या कोई इतना क्लोज, क्या जो तेलंगाना में एक ऐसा केस जिसमें किसी और पर रेप चार्ज है, एक ने लगाया, उसने कहा कि मैंने हम्म, अपनी कंप्लेन भेजी इनको, ये एक कंप्लेन है, एक कंप्लेन वहां तक रजिस्टर्ड हुई, अभी तक उसमें नोटिस हुए सर एक छोटा सा समन भी नहीं। और उस बात का जानकारी आप मुझे बता दीजिए किसी छोट बीजेपी के किस नेता को होगी, क्योंकि वो तो वैसे नहीं हुई। वो तो हम्म, कोई पार्टी के अंदर का ही हो सकता है ना सर, जो पार्टी के अंदर अरे का होगा वही आदमी इसको इसको जान सकता है। और पार्टी के अंदर इतना रिसोर्सफुल होना चाहिए कि वो तेलंगाना के बारे में इतना जानता हो। ये तो इंचार्ज रहे, इनके पास तो ताकत रही है। क्योंकि रोहित कोठारी जो बोल रहा था, और उसके बाद तो कैलाश विजयवर्गीय ने रही सही कसर पूरी कर दी। उसने कहा साहब अंदर के अलावा कौन हो सकता है। अच्छा एक बात और भी सोचिए कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मान लीजिए किसी ने भी कहा तो नजर तो इन्हीं पे गई। बल्कि इनका लड़का जो है वो कह रहा था कि इनका लड़का जो ये कह रहा था कि क्या कह रहे, हम्म, इनके लड़के ने कहा उसमें गाड़ी में बैठते हुए कि हम लोग मीनाक्षी बहन के साथ जो हुआ उसको नहीं हम्म, छोड़ा जाएगा न्याय। तो नीचे लोग लिख रहे थे कि पक्का ही है, यही दिग्विजय सिंह बनेगा दूसरे नंबर का। ये सब लोग नीचे लिख रहे थे, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक को ही समझते हैं, उन्हीं से देखते हैं। तो इसीलिए इस पार्टी के अंदर जो चल रहा है, लेकिन राजदीप के पास और ऑप्शन क्या है सर? हम्म। भाई हाँ, तो ममता राजदीप के बनर्जी, पास बेचारे के पास तो कोई और ऑप्शन तो अब बनेगा तब बनेगा। बीजेपी ले नहीं रही। ममता जी का वो जो आज था वो तो नॉमिनेशन से कास्ट, ही। हम्म, भाई समस्या तो हो गई इसीलिए ना उसके लिए। समस्या तो बेचारी ममता दीदी की बढ़ती चली जा रही है। आज तो सुदीप तो बंदोपाध्याय भी छोड़ गए उनको। लेकिन सुदुप्तो पे सबसे बढ़िया बाइट आई है तापस राय ने। तापस राय ने बहुत बढ़िया कहा कि इसी के लिए तो ममता दीदी ने हम सबको निकाला था। ये भी हम्म, चला गया वहां। सब लोग दरअसल मजा ले रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं सब। जैसे कल्याण बनर्जी रोज मजा लेता है, आपने देखा होगा, ऐसे ही कभी रेलवे उस पे एयरपोर्ट पे लड़ने लगता है, जो आदमी दिखता है उसी से लड़ने लगता है। फिर उसके बाद वहां से लड़के जाता है ममता बनर्जी के घर, सर छोरी इस बात पे वहां जाके लड़ने लगता है, आपने देखा होगा। और फिर अगले दिन खुद अभिषेक बनर्जी से लड़ने लगता है ना। उसके बाद फिर आप ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कुणाल घोष का। कुणाल घोष को जब उठाया गया था, वो वीडियो अभी भी लोग दर्शक हमारे जाके देख सकते हैं। जब उसको पकड़ के ले जा रहे थे, वो बांग्ला में चिल्ला रहा कि मुझे नहीं, पहले ममता बनर्जी को पकड़ो। तो वो उस दिन का आज तक बदला ले रहा है। वो जानते हैं वो कब निकलेगा, वो जब महाभारत खत्म हो जाएगी शकुनी की तरह, आखिर में कहेगा ये ले भैया हो गया काम अब चलो। जब ये दोनों अंदर चले जाएंगे उस दिन वो सबसे, आपको मालूम है मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप मजेदार बात देखिए। अरे शकुनी तो महाभारत के आखिरी दिन मारा गया था। हाँ 18वें दिन ही तो ये तो उसमें चला हाँ, जाएगा ना। हाँ, मारा जाना क्या है, ये हाँ, बीजेपी में चला जाएगा, इसी को तो ये कह रहा है। हम तो नहीं राजनीतिक महाभारत की बात कर रहे ना, कि 18वें दिन कहेगा नमस्ते धन्यवाद दीदी आप अंदर चली गई। क्योंकि आप ये सोचिए उस दिन सर छोरी इसको नहीं बुलाया गया, खुद ही कह रहा अपनी बाइट में कि मेरे पास दो ही हम्म, ऑप्शन थे, या तो मैं घर चला जाता या यहाँ चला आता, मैं यहाँ चला आया मजे लेने के लिए। वो एक एक चीज ले रहा है। अब वो भी ममता बनर्जी से सब जो है एक वो होता है ना कि ठीक है इलाज अब हो रहा है, अब पता चल रहा है, तो वो सब वो मजा ले रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए एक भी जगह संजय जी, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है कि आपका नेता पकड़ा जा रहा हो, आपके नेता के घर में सर्च हो गई हो और 100 आदमी ना आए, 10 आदमी ना आए।
ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक पॉलिटिकल ढांचे में होते, आपका कोई फाउंडेशन होता, जिसको बार-बार लोग नहीं कहते कि साहब उनका और सारा जितना दिल्ली से गए हुए पत्रकार थे, वो जो सड़कों पे घूमते रहते हैं माइक करते हुए और बहुत बड़े जिनको ये माना जाता है देश को राय देते हैं, वो सब एक ही बात की कहानी सुनाते थे कि इस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, इस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है। अरे यार, ये कौन-सा ढांचा है? आज तक ऐसी पार्टी नहीं मिली कि हारने के 1 महीने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाए। इतने साल हो गए हम लोगों को। भाई डीएमके है ना, एग्जिस्ट कर रही है ना इतने उसके बावजूद। कौन-सी पार्टी? ये तो ऐसी पार्टी नहीं। डीएमके क्या है, आप समाजवादी को देख लीजिए, आरजेडी को यही। देख लीजिए, कब से हार रही है, कब से हार रही है आरजेडी। हुँ, आरजेडी तो 2005 के बाद से लगातार हार रही है। लगातार हार रही है। 21 के बाद से लगातार हार रही है। उसका ढांचा भी मौजूद है, उसके साथ लोग भी मौजूद है, उसकी रैलियों में भीड़ भी आती है। अपने लोग तो है ही ना, मौजूद है। कभी लाठी पिलावन, तेल पिलावन रैली करते हैं, उसमें भी भीड़ कर देते हैं। ये इनके घर में छापे पड़ रहे तब नहीं भीड़ कर रहे। आप सोचो, ममता बनर्जी अकेली अंदर जा रही थी सर, अपने घर जब वो आई एयरपोर्ट से। मैं तो बहुत हैरान हूँ, मेरा तो मन कर रहा अब दोबारा एक बार कलकत्ता घूम आऊं और मैं ही दीदी के साथ नारे लगाने लगूं, दीदी चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले उनके घर तो जाने नहीं देती थी ना पुलिस, कैमरा भी नहीं लगाने देती। हाँ, तो अभी जाके देखो। आसपास ही नहीं फटकने देते थे। दरअसल वो जो बाहरी आसपास एकदम नहीं फटकने गली के देते थे। बाहर उन्होंने वो लगाए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक बंद करना। उसके बाद जो सड़क थी उसको पार करके दक्षिणेश्वर मंदिर, वो जो कालीघाट वाला मंदिर है उसका था। आप जानते हैं वहां से कैमरा आप ऐसे नहीं कर सकते थे। जो कालीघाट मंदिर के जो मेन गेट बनाया हुआ है जो पहले ही, उसके दोनों तरफ 2 स्कॉर्पियो पुलिस की खड़ी रहती थी बाकायदा, बैरिकेड बना के, ताकि वो हमेशा वहीं खड़ी रहती थी सुबह से रात तक। और जैसे ही आप कैमरा दीदी की गली की तरफ कर रहे हैं, भाई सड़क के इस तरफ खड़े हो, गली अंदर है, अंदर जाके उनका घर है, पीटीसी नहीं करने दिया गया। 2014 से मैं 12 साल तक पीटीसी नहीं कर पाया। जिस दिन वो हारी, उस दिन मैं जाके सुबह जाके वॉक थ्रू करके मुझे बड़ा संतोष हुआ, आनंद हुआ कि चलिए कम से कम यार इनके घर के पीटीसी तो कर लिया। उस दिन भी घर तो नहीं जाने दिया गया था, मैं भी ज्यादा उसमें नहीं था कि ठीक है शाम तक ये बेचारे सभी जाने लगेंगे। आपने देखा आज वो गोली हटा दी, सब हटा दिया। अब उनके घर के सामने तक गाड़ी आके रुकने लगी उनके नेताओं की, वरना किसी की गाड़ी नहीं जाती थी अंदर। सब वहीं हाँ, उतरो लेकिन पैदल। अभिषेक अभिषेक के घर जब रेड पड़ी तो बताते हैं ममता दीदी पहुंच गई थी। हाँ, ममता पहुंच गई थी सुबह, लेकिन कुछ ही देर में वापस चली गई। ममता को दरअसल किसी ने कान में धीरे से कह दिया होगा कि वहां भी पहुंचने वाले काली घाट। ममता ने कहा पहले अपनी फाइल बचाओ, इसकी तो ये देखिएगा। तो वो तुरंत वापस निकल गई, बिना वरना कैसे जाती। कोई आदमी नहीं आ रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। खुद ही थोड़े दिन बाद पानी लेना पड़ेगा उठ के। बहुत बुरा हुआ ब्रो। आजकल की भाषा में। वो हाँ, नए लोग बहुत ही। अब आप ये सोचिए, आज जब पुलिस जब पहुंची ना तीनों, आप ये अच्छा आप इसको अच्छे से समझेंगे। एक पीएस है, मेरा पीएस है, उसको वो कई दिन से फरार है, उसको कई जगह से ढूंढ चुके आप। अब उसको कह रहे फला दिन पे मेरी लोकेशन आपके घर में मिली थी। क्यों कह रहे हैं साहब? हम्म, क्योंकि उस दिन की तो मिली होगी, क्योंकि वो तो आता होगा। अब आपको चूंकि वो कोर्ट में हर बात में तो इनको कोर्ट में भागने की आदत है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अब तक मेनका गुरुस्वामी किसी कोर्ट के केस में नहीं दिखाई दिया आपको, अब तक एक नोटिस सिंगल। आपको राजीव कुमार अब तक एक सिंगल बाइट नहीं मिली है, सिंगल। किसी माइक किसी तस्वीर में नहीं दिख रहा है। हम्म। आप ये सोच के देखिए ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी थी इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या है, लोग पुलिस को भी मालूम है, अगर ये शुभेंदु नहीं होते, मैं बता रहा हूं आपको, तो फिर हमको 2017 का बाबा का कार्यकाल याद करना चाहिए। हर एक कदम पे सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, वो जो लॉबी थी बैठी हुई, जो सिस्टम था, उनको हर कदम पे कभी जावेद पंप के लिए पहुंच रहे लोग सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, फला कीजिए ये कीजिए। शुभेंदु सब जान, उसने कहा ये सब चलेंगे, आओ पहले से इंतजाम करके आते हैं। आज पुलिस ने सर्च की इसके घर, इसको तो पहले बुला लिया, तो आपने कहा कोर्सिव एक्शन नहीं हो सकता, वो आप लेके आगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपको इसको 6 बजे तक पेश होना है। ठीक है साहब, मैं 5:35 पे चला गया। उन्होंने ठीक है 12 बजे तक बैठा रहो अपने कमरे में, पानी पीते रहो, अपने पिताजी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, उसके बाद कौन से रंग के कपड़े पहने, कौन से जूते पहने, अपना 12:30 बजे चले जाओ।
ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, बाद में देखेंगे 14 को आना। अब ये बेचारा रात तक भाषण देता रहा, इसने सोचा शायद इतनी पूछताछ होती है, शायद इतना ही होगा, इतना बढ़िया बोलने लगा, इसको लगा इनने बहुत अच्छा बोला। रात को 2 बजे आके उन्होंने उठा दिया, चलो भैया जरा बताओ। अब आप उसको कोर्ट में भागोगे, कोर्ट में क्या भागोगे कि साहब मेरे घर क्यों आए? ठीक है, लोकेशन है, डाटा है, उसकी लोकेशन है, लास्ट लोकेशन इसके घर में, इसके पीएस की, किसी और के घर कैसे होगी? तो वो उसको उठाना, परेशान, उसको ये बताना कि तुम्हारी ताकत नहीं है। अभी तक ममता बनर्जी और इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया चला गया, इनको अभी भी ये लग रहा कि इतने तक नहीं जाएगी पुलिस, तो फिर वो आराम से जाते हैं कि ये आ गया, अब आपका ये सुरक्षा हट गई। फिर ये कुछ सोचते हैं कि इससे आगे नहीं जाएगी। आप सोचिए एयरपोर्ट पे कैसे इसको पत्रकार कर रहे थे। आज तो सुबह वो रिपब्लिक की कह रही कि तुमने अपने घर में छुपा रखा है, डुका रखा है, कुछ इस तरह बोली हो, तो कह रहा कि ये है और वो है, तो कर, दादा भी गया, सब गया, अब अभिषेक हो गया ये। तो इसीलिए उसको याद दिलाया जा रहा है। और ये दूसरा केस है, इसमें भी इसी के पास जाना है, क्योंकि आज तक कोई हाँ। पीएस, आप मानते हैं कि पूरा डील इतना पीएस कर रहा हो? अपने दम पे पीएस को इतने ताकतवर नेता, जो हाजरा है, सुजय हाजरा, वो बहुत बड़ा हम्म, लैंड माफिया, बालू माफिया, सारी चीजें हैं, वो उसको गांठेगा। आपने एक और वीडियो अगर आप देखेंगे, जो फाल्ता का वो नकली फुसपा था, वो उसके साथ जा रहा, इसके साथ सुमित रॉय के, और सुमित रॉय को बॉस की तरह डील कर रहा। तो पैसा तो आ रहा है ना, अल्टीमेटली ये सब केसेस में जाएगा, ये गो तस्करी में भी जाएगा, इस सब में जाएगा। वो सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा तोता हमको चाहिए, पहले तोता बोलेगा फिर राजा पकड़ा जाएगा, तो आएगा, इसीलिए आएगा। अभी तो सारे के सारे जितने भी इतने बड़े बड़े जितने भी थे वो सारे के सारे पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो जो हाजरा से लेके देखो मदन मित्रा के यहाँ भी पड़ गई आपके मदन रेट्स, और जहांगीर और शाहजहां और इनकी सबकी तो बात ही नहीं। जाकिर का तो शौकत मतलब शौकत मुल्ला भी पकड़ा गया। शौकत मुल्ला के माचो, बाद आपके माचोर, इतना बड़ा माचोर है वो। उसी मतलब इस चुनाव में 2-3 ही चेहरे थे। एक तो जागीर, वो चेहरा माना जाएगा। उसके बाद एक ही गाना बढ़िया था जो माच चोर, उसके बाद फाइल चोर, लेकिन मूल स्क्रिप्ट एक ही है, बस माच चोर, शौकत मुल्ला। फाइल चोर तो जिन्होंने बनाया था भास्कर गोस्वामी ने, उनका तो मैंने इंटरव्यू भी कर लिया। अच्छा, वो आज और शायद मैंने किसी और पे भी देखा था, शायद किसी ने और भी किया होगा। अच्छा, मैंने बात नहीं किया उनसे, बात करो। भास्कर गोस्वामी जी का इंटरव्यू मैंने किया, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये फाइल चोर कई जगह चल रहा था। वो बांग्ला हाँ, हंट पे भी चल रहा था, हाँ, और भी 1-2 जगह चल रहा था, लेकिन फिर चेक किया तो पता चला सबसे पहले 4 मई को 4 मई को करीब वो 12-1 बजे ही चला दिया था उन्होंने। हाँ। थॉटफुल उनका पेज है, थॉटफुल बंगाली। अच्छा, अच्छा। दी थॉटफुल बंगाली। वो जो थॉटफुल बंगाली है, उसके अच्छा, ऊपर लेकिन सबसे पहले। एक बात तो नोट करनी पड़ेगी सर, फेसबुक के इस टाइम, मतलब जब अब लोग फेसबुक पे बहुत लिखते नहीं है, लेकिन मैंने देखा है बांग्ला के फेसबुक पे रोज कम से कम 2-2, 3-3 हजार शब्दों की स्टोरीज पोस्ट होती है फेसबुक पे, और अच्छे लोग लिखते हैं। हम्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी, सारे हाँ, रिकॉर्ड वो में। अभी 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 भी फेसबुक एरा में ज्यादा एक्टिव है वो। वो जो है, मैं देख रहा, सन्मय है, तरुण है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया रिकॉर्ड निकाल निकाल के दे रहे हैं हम्म, इन लोगों को। बल्कि आज करेक्ट। जो है उसका घर भी किसी ने भेजा कि किस तरह से उसके घर को तोड़ा था जब सुजय को पकड़ा, सजल घोष, इसी ने पकड़वाया, सुदीप ने। सुदीप ने, जिन ममता बनर्जी ने सुदीप की वजह से जिन 2 नेताओं को भगाया, एक तो मंत्री, बस बहुत सारे भगाए, लेकिन 2 में से एक तो मंत्री है तपन, और दूसरा जो है विधायक है सजल। वो इसीलिए दोनों खुश थे, आज कह रहे थे, मतलब वो इतने खुश थे। और सबसे ज्यादा खुश तो अधीर रंजन चौधरी है, बार बार कह रहा है कि इसको भाईपो को क्यों पकड़ रहे हो तुम। कह रहा अब तो तुम्हारे पास डबल इंजन है, तीसरा इंजन भी होने जा रहा है आपका कुछ दिन में, आप बुआ को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? वो बार बार कह रहा है कि उसको पकड़ो। हमने कहा यार राहुल गांधी से तो पूछ ले। वो 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 बुआ का जो मर्जर हो रहा था कांग्रेस के साथ में, वो तो एक दिन भी नहीं चला। डायरेक्ट ने भी मना कर दिया, वो भी मना कर दिया। मुझे उस समय भी लग रहा था कि ये दरअसल एरोगेंस जितनी है ममता बनर्जी की, वो मानेगी नहीं। बहुत सारे लीडर्स देवानंद ही होते हैं,
कि बच्ची पैदा हो रही 70 साल की उम्र में तो भी उसको 101 रुपया दे रहा। लोग कह रहे क्यों? कहने लगे ये बाद में मेरी हीरोइन बनेगी। वो कोई लॉजिक है क्या सर? अरे यार आप गए, गए। आपके पास ना ढांचा है, तब से आपके गुंडे भाग गए। गुंडे थोड़े इतनी जल्दी भागते हैं, वो आधे तो भाग निकले पहले ही, पहले झटके में। तो ये जो पकड़े जा रहे हैं उनको आप सोचो, उस फुसपा को पहले दिन उसको लेके गए तो मुझे थोड़ी-सी निराशा हुई। मुझे लगा कि यार लोग जो है डर गए परसों ना, कि देखा ना कोई बोला ना कुछ और इसको भी ऐसे अपना चल रहा उसी तरह से। फिर कल दोबारा लेके आए। उन्होंने कहा अरे चाचा गड़बड़ हो गई। अब इस बार उन्होंने दूसरी सड़क पर यहाँ से कॉलर उसका पकड़ा और उसको हाथ जोड़ के निकलवाया, कल वाली। आज वो किसी रैली पे जा किसी और सड़क पर है। उसको 7 दिन तक ऐसे ही करेंगे। अलग-अलग सड़कों पे चल चाचा तुम्हें दिखाना है। वो कल आप देखते उसको ऐसा कॉलर पकड़ के और वो ऐसे चल के जा रहा है। नमस्ते भी करवा दी। तो ये तो इतने गुंडे निकले उनके। अरे आज तक देखो यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ जैसी पुलिस है जिसकी जो लाठी कर दे, उसके बावजूद आज तक आप गुड्डू को नहीं ढूंढ पाए। गुड्डू बमबाज कहाँ है? हाँ, हैं? वो इससे बढ़िया तो गुड्डू वो बमबाज मुस्लिम, है। गुड्डू हाँ, मुस्लिम और कौन है उसकी वो हमारे शाइस्ता और वो शाइस्ता। तो हाँ, और शाइस्ता वो को लेके ही भाग गया, बताइए आप। वो तो छोड़िए आप, मुख्तार अंसारी की वाइफ। कितने सारे हैं अभी तक। लेकिन वो ये इतने ऐसे गुंडे थे, मुझे लग रहा है ये भी ममता बनर्जी का जैसे राजनीतिक ढांचा झूठा था, ऐसे ये गुंडे भी झूठे थे। भाग के बांग्लादेश नहीं जा पाए। कह रहे हम इतने सारे बांग्लादेशियों को ले आए लेकिन इनको एक को नहीं ले पाया। बांग्लादेश जमातियों ने पता नहीं क्यों नहीं लिया। उनको लगा होगा कि कहीं यहीं ना आ जाए। बॉर्डर पर आपको दिख रहा, वो रोज वो नंगे नंगे बुच्चे से अपना आ जाते हैं चप्पल लेके और वो डंडे लेके और बीएसएफ को गाली देने लगते हैं। बीजेपी वालों के पास, पुलिस के पास उनके गन वन तो उस तरह की है नहीं। उनको पता कि अगर बीएसएफ चढ़ गई तो जूतों से मार मार के ठीक कर देगी इस बार। ये वो वाला जमाना खत्म हो गया जब लाभ के लेके गए थे आप। तो आप देख रहे हो वो उनको ले आते हैं रोज, वो गाली देने लगते हैं। गाली देते रहते हैं उनको, फिर रोकने का नाटक होता है। वो भी हंसते रहते हैं बीएसएफ वाले। वो जानते हैं कि कुछ नहीं, जब हमको कहा जाएगा हम इनको ठोक पीट के ठीक कर देंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो ये सब अभी चलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कल मीटिंग होगी सर। अब 20 हो चुके पूरे, आज 21वें पे साइन किए, लेकिन चूंकि 13 नंबर पर कोई साइन नहीं है, वो एक कहानी हो सकती है। दूसरा ये है कि 2 लोग और कल जुड़ जाएंगे। शुभेंदु के साथ मीटिंग होनी है। तो अब ये बंगाल में ये चैप्टर क्लोज होना है। मंडे को और दो कौन कौन से जुड़ रहे हैं? लोग अभी 2 के नाम, वो नाम देखिए, नाम तो मैंने कह रहा कि आप अगर शत्रुघ्न सिन्हा को सुनोगे, खामोश को, उसको लेना नहीं कोई चाह रहा होगा, वरना तो आप देखेंगे वो कह रहा होगा ममता बनर्जी मेरी नेता है, अभिषेक बनर्जी कुलीग है। जो अभिषेक बनर्जी को कुलीग कह रहा, वो मान लो कि उसने पेपर पकड़ रखा, बस साइन नहीं किया, पेपर लिए बैठा है वो। उसको छोड़ेगा नहीं। अब दूसरा कौन है? आप सुदीप को थोड़े ही, उस दिन सुदीप मीटिंग में भी गया था। सुदीप तो एक के बदले एक फ्री हुआ ना। सुदीप तो बंदोपाध्याय का तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था अच्छा कि ठीक है, ये लेकिन मैं अगला होने वाला है। और अब हाँ, मैं जो आप 2 बोल रहे हो, मैं आपको और प्रेडिक्ट कर देता हूँ। मेरे को एक तो वो जो है वो जयनगर वाली जो लेडी है, साजदा जयनगर वाली लेडी और उलूबेरिया वाली मंडल, लेडी मंडल, प्रतिभा मंडल। प्रतिमा मंडल और साजिदा खातून, ये दोनों हाँ, आने वाली हैं। साजदा का ही नाम मतलब लोग कह रहे हैं क्योंकि अकेली बची साजदा। हाँ। आप सोचिए, मदन मित्रा वहां बेचारा खड़ा होकर नैनो में मदीना गा रहा था। वो नैनो में काबा, मतलब नैनो में शायद मदीना का अरे आर्ट में, हाँ, मारे वो भी गा हृदय मछे काबा नयने मदीना। रहा। वो ऐसे ही गा रहा था वो मदन थोड़ा मित्रा। और थोड़ा कहाँ गा रहा था? थोड़ा थोड़ा दीदी ताली बजा रही सुर थी। सुर ताल में गाइए, सुर ताल में गाइए, अच्छा लगता है। अपना एक बार मैंने कहा था कि सर मुझे कल्चर रिपोर्टिंग करनी है, तो कह रहे यार मुजफ्फरनगर में कैसे कल्चर रिपोर्टिंग करोगे तुम? मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा अरे हमने कहा सर रागनी गा लेंगे। तो इसीलिए जो है कई बार ऐसा नहीं तो होता है तो अब प्रतिमा मंडल उनके जाने के बाद में फिर तो कौन कौन बचेगा? 8
और ये 3 भाई चले देखो गए, 8 5 में से देखिए एक 8 में से अच्छा अभिषेक एक कल्याण बनर्जी जो हैं, वो वो न्यूट्रल हो चुके हैं। नहीं, कल्याण बनर्जी ने आज कह दिया मेरे बेटे जैसा है अभिषेक। अच्छा, उसका दरअसल कुछ पता कल्याण नहीं। बनर्जी के लिए सबसे अच्छा जो बयान है वो शुभेंदु दा का है, जिसने कहा कि ये रजिस्टर्ड दारू कुट्टे हैं। हुँ, तो इनकी क्या बात है? को उनको शाम के 6 बजे के बाद उनकी बात कोई मत सुना करो। पूरे बंगाल में है। क्या ये रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड मतलब दारू वाले को मदल बोलते हैं ना, वहां मदल या कुछ उन्होंने बोला हुआ बांग्ला में। अच्छा, अच्छा, मदल अच्छा, या अच्छा। मद पीने वाले को कुछ बोलते हैं, वो वर्ड उन्होंने बोला हुआ है कि ये रजिस्टर्ड है। हुँ, और उसके हुँ, बाद पूरे बंगाल में जब मैं घूम रहा था तो मैंने 1-2 बार हुँ, मैंने सोचा ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है यार, ये तो अच्छा नेता होगा, तो लोगों ने कहा यार इसकी बात मत सुनाओ हमको। उत्तरपाड़ा में जब मैं इसके बेटे के लिए बात कर रहा घूम रहा था, उन्होंने कहा उसने हुँ। कुछ भी कहा उसके पूरे दिन में। मैंने कहा यार उन्होंने तो कहा था कि शाम के 6 बजे के बाद मत सुनो, ये बात तो उसने 2 बजे कही है। तो उन्होंने कहा वो पूरे दिन किसी भी बात सुनने लायक नहीं है। उन्होंने कहा वो किसी भी दिन नहीं। तो वो आप देखिए कल तक वो कह रहा था कि एक फैसला कर, आज शाम की मीटिंग में था वो, कल शाम की मीटिंग में ममता बनर्जी के साथ गया था उनके घर और देखिए, कहा महुआ मोइत्रा ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर हाँ किसी ने मेरे अंडा फेंका तो तो मैं एफआईआर कराऊंगी, और मैं एक सौ बिल्कुल हाँ, लेके अगर जाऊंगा। पुलिस नहीं करेगी तो 156(3) में करूंगी, सबका नहीं नहीं आइडेंटिफिकेशन कराऊंगी वीडियो से, और पता नहीं क्या क्या कराऊंगी। लोगों ने भी ठान रखा है कि अब तो इसको हमने मारना ही है, और अब हम भले ही हमें हेलमेट और मास्क पहनने पड़े, लेकिन इसके तो अंडा जरूर मारेंगे। नहीं, वो तो एक ने कह डीजे दिया ना। ट्रीटमेंट। नहीं, नीचे लिख रहा था अगर आपने देखा हो, नीचे जब वो बयान दे रही थी उसके नीचे लिख रहा था दीदी आसून जल्दी आसून, अंडे खराब हो रहे हैं। वो कह रहे दीदी जल्दी आओ अंडे खराब हो रहे हैं, नीचे ही लिख रहे हैं लोग। मतलब मैंने गजब देखा है कि आज उसको कल उसको नेहाटी के चेयरमैन के बेटे को इतना ज्यादा पुलिस झक्के लाई, लोगों ने वो खींच के उतार लिया और धे अंडे महिलाएं जेब से निकाल निकाल के मार रही थी। फिर एक के मारा ये अशोक। तो मानना पड़ेगा कि ये अंडा वाला जो है ये बहुत अच्छा है, इन लोगों ने इन्वेंट कर लिया, नहीं तो वहां तो परंपरा तो बम मारने की है। हम्म दरअसल पुलिस बीजेपी ने शुरू में ही 8 अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ जब एक्शन लिया ना कड़क, तो वो समझ गए हम्म, पार्टी के लोग ने अब ये लोग गुस्से वाले लोग हैं। आप ये समझिए अशोक हम्म। नगर का जो चेयरमैन था म्युनिसिपैलिटी का, या उसका चेयरमैन है नगर, आप सोचिए उसको इतने अंडे मारे, उसकी लाइव में भागते हुए पैंट उतर गई उसकी। अभी थे मतलब मैं तो हैरान था कि इतने अंडे मारे, वो भागने लगा तो पैंट उतर के नीचे पैंट पकड़ के भागा जा। तो ये सोचिए एक भाग के खुद ही बैठने लगा पुलिस वैन में, मतलब पुलिस बाद में आ रही, वो पुलिस वालों को अंदर खींच रहा वैन में, इतने अंडे लग रहे हैं। तो इसीलिए ये तो गजब हुआ। नहीं तो अब तो कोई बचा ही नहीं। देखिए, अभिषेक बनर्जी बच गए, अभिषेक बनर्जी के अलावा आपके कल्याण बनर्जी बच गए, कल्याण बनर्जी के अलावा महुआ मोइत्रा बच गई, अरे 3। कीर्ति आजाद। और कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, बस हाँ 5। शत्रुघ्न ये 5 बचे। सिंह। हाँ 5 बचे, क्योंकि अगर वो दोनों चले जाते हैं तो ये 5 बचे हुए हैं। और जिसमें मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का तो यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, खामोश क्या कि वो निकल लेगा, कहेगा कि कुछ भी हो। और मुझे ये भी विचित्र लगता है कि जब बशीरहाट का बाई इलेक्शन होने ही वाला है, तो ममता दीदी बरहामपुर का क्यों करवाना चाहती थी? नहीं, वो बसीरहाट के लिए ही बोल रही थी। वो बरहमपुर से क्यों, मुझे लग रहा है कि वो बरहमपुर से लड़ने में ज्यादा सहज महसूस कर रही होंगी बसीरहाट से। बसीरहाट में उनको नहीं लग रहा होगा ऐसा। बशीरहाट में तो साहब हाजी कौन थे वो, नसरुल इस्लाम थे, उसके पहले वो हुआ करती थी, कौन थी वो लेडी हम्म थी ना, उनकी नुसरत। नुसरत। हाँ वेल उसके पहले नुसरत थी, वहां से हाँ तो मुसलमान ही जीतता आया है। लेकिन एक समस्या है कि वो जो 7 सेगमेंट्स हैं उसमें संदेश खाली हिंगलगंज, ये 2 तो बीजेपी ने जीत लिए। बशीरहाट दक्षिण जो है वो बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं भाई लोग। और जो फाल्ता का हुआ उस हिसाब से अगर देखें तो सारे जो इन्होंने बाकी जो दिया, भदुरिया जीता, मीना खान जीता, ये सब हार हड़वा जाएंगे। जीता, और हाँ बशीरहाट उत्तर जीता, ये सब हार जाएंगे।
हाँ, सब हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। दरअसल इस बार ना उनको तो ये पता ही नहीं चल पाया ना, जहां ये जीते हैं ये इसलिए नहीं हम्म जीते, वहां इसलिए जीते हैं ज्यादातर जगह पे जहां हिंदू आबादी थी, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाए कि हम हम्म। मतलब मोदी ममता एक नहीं है। अगर वो कर देते तो इसका फाल्ता जैसा ही हाल करेंगे, क्योंकि फाल्ता में 66% हिंदू वोट था, एक तरफा पड़ रहा था, उसी तरह से उन सब पे पड़ेगा। जो टोटल हिंदू वोट था उससे ज्यादा पड़ा, वहां पे 71% पड़ा है उसको वोट। और वो हाँ इसलिए पड़ा है क्योंकि जो हिंदू वोट का जो वेटेज था, हिंदुओं ने वहां पे 90% से ऊपर वोट दिया, उनका वेटेज बढ़ गया। हाँ, वो मुस्लिम वोट इस बार कुछ मुसलमानों का नहीं था। मुसलमानों का परसेंटेज हताशा में घट गया, उनका हाँ, वेटेज वही कम हो गया। इसका ठीक, तो बिल्कुल 100% कंसोलिडेशन टाइप की स्थिति हो गई। अब बिल्कुल 100% कंसोलिडेशन में तो फिर तो कोई भी सीट नहीं जीत सकते ये, कोई भी सीट नहीं अलावा बचती। मुर्शिदाबाद की 3 सीटों के। हाँ, मुर्शिदाबाद समझ लीजिए बस, एक आध बस मालदा की माता। मुर्शिदाबाद की 3 सीट और मालदा साउथ, इसके अलावा कोई सीट नहीं जीत सकते। फिर उसका भी कोई नहीं पता चलता। देखिए, एक सीट है बेलघाटा हाँ हाँ, बेलाघाट। मुर्शिदाबाद में, हाँ बेलाघाटा। वो हाँ, बेलाघाटा में टोटल 33% हिंदू हैं, हाँ। 33%। और 31% वोट लेके वो हमारे कोई झंवर साहब हैं बीजेपी के, वो जीत गए। कि बाकी मुसलमान जो है वो 3 जगह बटा। 3 जगह बट गया, हाँ 3 जगह बटने का। ये जातीय उन्नयन पार्टी ने नुकसान तो किया, ऐसा नहीं है कि थोड़ी हाँ, कुछ। उस हिस्से में का भाई 2 सीट तो सीधी जीत गया ना, अगर और भी कुछ 2 नहीं सीट करे तो सीधी आप। जीत गया। ये बेलाघाटा में इसने बहुत नुकसान किया, और मुर्शिदाबाद में लगभग हर सीट पे इसने इफेक्ट किया। हर सीट पे रहा वो, जबकि ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो नहीं है। भाई जब दादा और भाई के बीच की लड़ाई तुमने शुरू की, रास्ता तुमने दिखाया, तो उन्होंने देख लिया। भाई कहते हैं ना कि भाई बिल्ली का दूध बाईस झूठा दो से था। 22-2 से 9-8 पर आ गए। इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है। वो तो सर कहावत है ना कि बिल्ली के दूध झूठा करने का डर नहीं होता, बिल्ली रास्ता देख लिया इस बात का डर होता है। तो आपने उनको समझा दिया कि ये भाई दादा से भाई भाई तुम्हारा करीबी है, अब वो दीदी से भी भाई को ज्यादा चुन लेंगे। हम्म। अब ये बताएं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ये हमारे श्री 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 1008 समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा श्री अखिलेश जी यादव, उनके जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उनकी बेटी को ही नहीं छोड़ रहे, और उनकी बेटी को बचाने योगी जी को आना पड़ रहा है। दरअसल योगी जी ने अपने भाषण में जो बात कही, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए जैसे ही मैंने सुना, मैंने पुलिस को खुद बोला और उसके खिलाफ एफआईआर की 4 लोगों की, जिसमें से एक पटेल लड़का नाम था, एक कुछ यादव करके था, 3 लोगों का, और एक मोनू शर्मा, या उसने तो माफी भी मांगी है, लेकिन वो अरेस्ट होंगे सारे लोग उन सब में। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो बड़ी टिप्पणी थी, क्योंकि वो इशारा सिर्फ इनके लिए नहीं कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा था। वो इशारा ये था। संसद में संसद में पीठासीन अधिकारी, मतलब जब वो बैठी थी मंच पर, जो अध्यक्ष उस समय वो कर रही थी, पीठ पर बैठी थी, उनके लिए किसने टिप्पणी की थी, जया प्रदा के अंतर्वस्त्रों के बारे में किसने बात की थी, वो लाइन से बता। एक सीरीज है, और चूंकि ये गलत फ्रंट पर खेल के उन लोगों ने मौका दिया, क्योंकि योगी को मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार चुनाव में 2022 के, मैं चूंकि आरएलडी अलग होके लड़ रही थी और उस दिन संडे था या कुछ था, तो हम लोगों को एक दिन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी करनी होती है जब हम लोग चुनाव कवर करते हैं, क्योंकि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी में आपको कितना इतना लंबा समय तो मिलता नहीं। कई बार क्या था, एक एक में 2-2 दिन निकालने, 2-2 करनी पड़ती। तो मैं बागपत में घूम रहा था, मुझे लगा कि बच्चे नहीं है, छुट्टी है, तो मैंने एक एक दोस्त से पूछा किसका, तो उसने कहा यहाँ आरएलडी वाले का, जो आरएलडी उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। याद होगा आपको उस समय 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो जब मैंने कहा कि यार मुझे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स से बात करनी, कोई स्कूल खुला हुआ है क्या, क्योंकि हम लोग ये जरूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक आरएलडी वाले जो है, जिसका टिकट होना था वहां, उसकी जगह दूसरे को दिया गया। तो मैं उनके कॉलेज में चला गया, और 10 इधर उन्होंने 10-20 लड़के, 10-20 लड़कियां, दोनों अलग अलग बैच में, तो मैंने उनसे इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो वो लड़के थे, चूंकि आरएलडी वाले का कॉलेज था,
मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए समझते हैं दरअसल कई चीजों को। तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो उन्होंने, लड़कों ने कहना शुरू कर दिया, जी नाश कर दिया योगी ने तो, और फला कर दिया, और जयंत भाई ये कर देंगे, और अखिलेश जी ने तो बिल्कुल एकदम रोड बना देंगे, सब कर देंगे। वो सब करते रहे, तो मैंने सुनता रहा। फिर जैसे ही मैं लड़कियों की तरफ आया तो मैंने पूछना शुरू किया क्या है, तो उन्होंने कहा कि योगी। फिर दूसरी लड़की योगी। तो मैंने शायद 12 या 18 लड़कियों का जिक्र किया, जिसमें से 99% सिर्फ एक लड़की थी जिसने कहा था कि नहीं, हम सपा को देंगे। बाकी सब ने, और उनकी एक ही लाइन थी कि हम मैंने कहा कि यार तुम्हारे माताजी पिताजी, क्योंकि वो सारे तो उसी समय उस समीकरण के हिसाब से आ रहे थे, जो आरएलडी का और अखिलेश का था, उनकी परिवार की बैकग्राउंड जाति से मैं वो बता रहा। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारे माता पिता नहीं जाते बसों के अंदर, हम जाते हैं। जब सीने पे हाथ चलते हुए मारते हैं सड़क पे, तो हम होते हैं। तो इसीलिए हम तो योगी को देंगे। तो जब वो ऐसे फ्रंट पे खेल लगी, तो मैं तभी बाहर निकलते हुए मैंने कहा था, उसने मुझसे पूछा, नेता वो जो जिसका स्कूल था, कि भाई साहब क्या रहा, चाय पिलाते, जब बाद में वो सामने नहीं आया जानबूझ के भाई कहीं कैमरे में, तो मैंने हंसते हुए कहा कि दिखेंगे नहीं भाई आप। जब आपके स्कूल में बच्चियां मना कर रही हैं, जो आरएलडी का, तो बाहर क्या हाल होगा। तो वही हाल आप ये समझिए कि जब आप महिला सुरक्षा पे कोई इशू लाते हैं, तो योगी इनविंसिबल है। और ये एक और बड़ी बात आपको, आज आपने वो जो देखा था कल, अखिलेश जो बयान दे रहे थे कि साहब अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, इन्होंने बिहार में किया, फला किया, ये किया, तो नहीं तो हम जीतेंगे। तभी लग रहा था कि ये जीतने। वही पुराना राग है। हाँ, नहीं तो ये बता रहा है कि आप जीतने के लिए तैयार ही नहीं है, आप जीतने की भूमिका में नहीं है, क्योंकि कोई खेल शुरू नहीं हुआ है, मैच शुरू नहीं होना, और आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं जीत गया तो रेफरी सही होंगे, और अगर मैं हार गया तो रेफरी गलत होंगे। तो पहले से ही तय मान चुके कि आपको हारना है। ये बड़ा आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने, या किसी और भी, जितने भी ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हैं या एसआईआर को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, ये बताओ तमिलनाडु में कैसे जीत गई टीवी के, केरला में कांग्रेस कैसे जीत गई। केरल में कैसे अगर अगर केरला में अगर गड़बड़ चड़बड़ करना होता, तो अगर 10% वोट इधर से उधर कर जाते, तो वहां भी बीजेपी को जिता देते, वहां तो नहीं हुआ। तो इसका जो है वो, ये भी जवाब दिया जाता है ना कई बार। मेरे ख्याल से नहीं, वो तो किसने ये कहा था कि ये लोग बहुत तेज हैं, ये छोटे-छोटे स्टेट्स जो हैं वो जिता हाँ, देते हैं। ये तो इस तरह से एक बार आगे जानबूझ के कर देते हैं। और इस बार अब वो कल जो अलीपुर में जो 4000 ईवीएम वाला है, तो उसमें तो सरकार ने एफआईआर की, एसआईटी बनाई कि जांच करो। 4 वो तो खुद कह रहे कि ये हुँ, चेक होना चाहिए किसने जलाया, पता चल जाएगा, जो भी पकड़े जाएंगे पता चल जाएगा। कुछ न कुछ तो यही रहता है। तो ये एक्चुअली उसपे तो कभी जाते नहीं ना। कल मैंने देखा था, कल इसपे ये जो इंडिया टीवी पे आता है ना किस्सा, उसका कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र, अच्छा। वो सौरभ शर्मा वाला। हम्म। तो उसमें जो है वो सौरभ शर्मा ने एक अच्छा स्कूप किया। वो स्कूप ये था कि राहुल गांधी ने इंडी अलायंस की मीटिंग में क्या बोला, वो किसी से बात करके और पूरा वो नोट करके लाए कि राहुल गांधी ने क्या बोला। अब वो राहुल गांधी वाले बोले, आप जो है वही पुरानी बात कि आप ना उसका सर ना उसका पैर, आप कुछ नहीं निकाल सकते। कि साहब लब्बो-लुबाब ये था कि तुम सब लोग जो है वो बेकार हो, और खाली जो है वो कांग्रेस ही कुछ कर सकती है तो कर कांग्रेस सकती है। वो पूरा का पूरा उसका ऑडियो आया है, रिलीज किया उसने आज। वो कंप्लीट है, उसमें ये कह रहा कि मुझे, आप लोगों को, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आप मुझे कितना भी कहेंगे मैं आपके साथ हूं, आप मेरे मित्र हैं, आपके मैं गले लगाऊंगा। कांग्रेस को तो देखिए आंधी के आम मिल रहे हैं सर। जैसे ये टूटेगा, ये सीपी, ये जब गिरी है, तो सीपीएम से आज भी बहुत नफरत है लोग बंगाल में। अब आप जो है मैं कोई कह रहा था, कौन कह रहा था शायद भाऊ कह रहे थे या प्रदीप सिंह कह रहा था, कोई कह रहा था कि इससे तो ये अगर 400 हो जाने देते 2024 में, तो शायद बचे रहते, तो इतना नुकसान नहीं होता। हाँ, तब कम से कम इस पर होता। लोग तो पलट के जवाब दे रहे हैं अभी आपको, अपनी सारी उसका मतलब गजब तरीके से चुनाव हो रहा है, आप देखिए। और
मैं फिर कह रहा, लोग पता नहीं लोग कैसे देखते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 27 साल की रिपोर्टिंग के करियर में जितना देखा है, सड़क पे पता चल जाता है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे उसमें जाने की जरूरत नहीं। हम फिर कह रहे हैं ना कि 2021 का अब हम लोगों को लग रहा कि हम उस समय सही थे। हाँ, बिल्कुल लग रहा, मैंने बिल्कुल लग रहा सही मैं, है। मैंने तो लोगों से कहा है कि मेरा जो पहला वीडियो बना था वो बंगाल में, याद होगा हमने बनाया था सर, मैं तो बंगाल में ही शुरू किया हुँ, था वो, एक विधायक हुँ, जो बोल रहा था। तो वो आज तक पड़ा, वो सारी रैलियां पड़ी, मैंने कहा उन पे जाके देख लो, उसपे खुद पता चल जाएगा। वो तो रेडियो वीडियो दिख रहा है ना भाई, हुँ। वीडियो तो पड़े हैं ना मेरे उस पे कि मोदी की रैली में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से, पिछली बार इस बार से ज्यादा उत्साह पिछली बार था। पिछली बार तो इन्होंने जो ये कह रहे हैं ना कि साहब चुनाव लूट लिया, चुनाव तो हाँ। इन्होंने लूटा था तो 2021 इन्हीं का। को पता है, इसीलिए ये कह रहे हैं दूसरे को कि चुनाव लूट लिया, क्योंकि इनको पता लूटा जाता है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो था वो आरिज़ आफ़ताब, वो हाँ, तो बिल्कुल इनका पिट्ठू था। उसने कोई सही सूचना ही नहीं दी इलेक्शन कमीशन को। उसने होने ही नहीं दिया। अब आप ये बताइए कि 2029 तो अब पूरी तरह से गया, क्योंकि अब तो डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, विमेन्स रिजर्वेशन भी हो जाएगा और हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि नंबर्स तो अब इनके पास आ गए हैं। इधर 360 भी मुझे सीधे दिख रहे हैं पूरे, और 160 उधर भी पूरे दिख रहे हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 360 का आंकड़ा उद्धव ठाकरे के घबरा के पलटने के बाद में, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि साहब तुम, जो बात चल रही थी कि 7 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो हाँ, उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा नहीं नहीं तुम छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो उसमें बस दो ही बच रहे, अरविंद बच रहा, अरविंद साटम के, अरविंद के लिए कहा जा रहा अरविंद सावंत और अनिल देसाई, दो, बाकी जो मुंबई के बाकी सब जा रहे हैं। तो इसीलिए उसने, आपने देखा नहीं संजय राउत ने कल क्या कहा था, संजय राउत ने कहा था कि हमको जाना है अयोध्या, हमको माफी मांगनी है, भगवान राम के दरवाजे पे जाके हमको माफी मांगनी है। तो मैं तभी सोच रहा था कि माफी कब मांगी जाती है, जब आपको लग गया हो। क्योंकि देखिए वहां उनके पास और कुछ विचारधारा के नाम पे तो कुछ है नहीं, मराठी मानुस का जो उनका आइडिया था वो तो सब लेके उड़ गए। तो अब आपके पास जो बचा था वो विचारधारा के नाम पे जो हिंदुत्व था वो सब हो गया। वो सब एकनाथ शिंदे आपसे ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए अब आपके पास कुछ है नहीं। वो वैसे ही जान, जब आप वोट दिलाने की ताकत खो देते हैं तो आप लोगों को खो देते हैं। और अगर आपके पास वोट दिलाने की ताकत है तो इंदिरा गांधी से भी छीन लिया गया था 67 में, ये जब डिवीजन हुआ था 69 में, उसको भी कांग्रेस रिक्विजिस्टिक बनानी पड़ी थी, उससे भी चुनाव चिन्ह ले लिया गया था। 75-77 में फिर दोबारा से उसको चुनाव चिन्ह ले लिया गया था, पार्टी आ गई ऐसी। आपको याद होगा लोकदल, आज भी मैं हंस रहा था कि लोकदल एक रामधन जी के पास रह गई थी, फिर बाद में मुजफ्फरनगर में रहेगी, लेकिन वोट थोड़े ही उसके साथ रह गए। सुब्रमण्यम स्वामी तो जनता पार्टी लिए घूम रहा, जो 1977 में जीत गई थी, तो वो जीत नहीं रहा है। तो पार्टियां तो नेताओं के साथ होती है, वोट के साथ होती है। इनके पास कुछ भी हो सकता है, अब कुछ नहीं, गई तो गई। हाँ, देखो 2029 तो वाकई वो उस दिन कह रहा था, वो वानखेड़े है ना, हाँ, वानखेड़े बंगाल चुनाव के पहले संजय शर्मा उसका इंटरव्यू कर रहा था, और संजय शर्मा उसको पूछ रहा था कि अगर ममता बंगाल चुनाव हार गई तो, तब तक वो आ गया था जब इनको संदेह होने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। उससे हाँ, पहले तो खैर आपको पता है ये तो सातवें आसमान पे थे सारे के सारे। लेकिन मुझे लगता है चुनाव के करीब 10 एक दिन पहले कुछ कुछ आभास होने लगा था कि मामला गड़बड़ हो सकता है। हाँ, और उस टाइम पे इसने, संजय शर्मा ने अपना जो यूपी वाला चैनल है उस पे इससे वानखेड़े से पूछा था कि अगर ममता दीदी चुनाव हार गई तो वानखेड़े ने तुरंत जवाब दिया कि उसके बाद फिर ऑपोजिशन को 2029 का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। आप बताइए। वही देखिए हो गया। वो, मैं एक बात मानता हूँ कि वानखेड़े जो है ना, वो हम्म। मतलब उसका नाम पता नहीं कैसे, मतलब क्या उसको कहना चाहिए, है कहने के लिए नहीं, पत्रकार उसको है, क्योंकि उसको उसको भाऊ वानरवेड़े बोलते हैं, क्योंकि आप वानखेड़े को लिखोगे देवनागरी में तो कई बार आप उसको खा को जब अलग अलग लिखते हो ना, हाँ, तो वो रा और वा पढ़ा जाता है, तो वो वानरवेड़े बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं। आप ये समझिए, मुझे याद है बिहार में उसने कहा था
कि डील हो गई, तो एक वोट 10,000 रुपए का। तो मैंने कहा यार ये आदमी कभी स्कूल में भी गया या नहीं, पत्रकारिता तो बात की चीज है। ये सब एक वोट 10,000 रुपए, पागल खाने से छूट के सीधा आ गया क्या? एक वोट 10,000 रुपए, एक घर में 10 से एक लाख रुपए कहाँ से पैसा लाएगा? कितने नोट छापेगा? कितने वोट थे बिहार में उसको पता भी है कि नहीं? कहने इन्होंने सबने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आज मैं देख रहा था किसी चैनल पे कल, किसी पे यूट्यूब पे ही, उसने बताया 5 करोड़ रुपया पर सांसद हुआ है सौदा। अच्छा। हमने कहा यार इस समय वो पैसे मांग रहे हैं या इस समय वो बेचारे जान की अमान मांग रहे हैं, अंडे ना पड़े। इस समय बीजेपी अगर गेट खोल दे, एक आदमी ममता बनर्जी का रसोईया भाग आएगा। कुछ तो भी कहना है, और उसको मालूम है कि ये लोग 5-10 लाख लोग जो रोज देखते हैं, जिनको मोदी को गाली सुनने में उनको लगता है हमको देनी चाहिए, क्योंकि वो दे कहाँ, तो वो जो दे रहा उसी की सुन लेते हैं बेचारे। उनको खुश करने के लिए वो कुछ भी बोले। आप सोचिए 5 करोड़, पहले तो 5 करोड़ में तो यार आजकल वो नहीं आता जिला पंचायत का अधिकारी, अगर अगर लूटने की बात हो, वोट हो, लेने की बात, सांसद को, उनको 5 करोड़ रुपए चाहिए, जिन्होंने पूरी नोटों की मशीन लगा रखी हो घरों में गिनने के लिए। तो वो उनको तो अपनी मतलब एक वोट, जान एक जान वोट सलामत चाहिए, जान। बस नहीं, एक वोट तो 10,000 का, मतलब आम आदमी का, जिसको आप फ्री में ही सांसद 5 200 करोड़। 2 लाख वोट चाहिए तो 200 करोड़ रुपए। नहीं, आप पूरे करोड़ों देखिए ना आपने कितने वोट लिए उसको। मतलब क्या, एकदम पागल की तरह कुछ भी बोलता रहता है, सुनता हूँ मैं हैरान होता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक बुरा डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर तो होता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक पत्रकार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन हो तो पत्रकार। लेकिन इसको लेके के मुझे कुछ भी कहने को मन नहीं करता कि यार इसको कोई पता नहीं इसको कौन पत्रकार कहता था। उसको मैं मतलब कोई चलिए। आदमी ये 5 करोड़ रुपया तो सर मेरे हजम ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार इतना भी मत गिरा भाई। बताइए। सो तो 500 चलिए आज बिकेगा की तो। चर्चा को अब यहीं पर विराम दें। जी जी। आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।